दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस एपिसोड में कुछ बहुत ही जबरदस्त खबरें हैं जिनको सुनकर मजा आ जाएगा। आशुतोष गोवारिकर साहब बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बना चुके हैं, जैसे कि लगान, स्वदेश वगैरह वगैरह। उनकी कंपनी का नाम है AGPPL और इस कंपनी ने 20 साल पूरे कर लिए हैं। मैं आशु जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं और दुआ करूंगा कि वो फ्यूचर में भी बड़ी बड़ी फिल्में इसी तरह बनाते रहें। अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन की नई फिल्म का ऑफिशियल ऐलान हो गया है। इस फिल्म का नाम है भूत बंगला। ये फिल्म 2 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी। ये 2024 चल रहा है, 2025-2026। और इस फिल्म की प्रोड्यूसर होगी गंदी फिल्में बनाने वाली असंतुष्ट आत्मा एकता कपूर। आप सभी जानते हैं कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई है। यह फिल्म हिंदी में जबरदस्त बिजनेस कर रही है। इस फिल्म ने 5 दिन में तकरीबन 300 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह फिल्म कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर है। और यह 300 करोड़ बिजनेस सिर्फ हिंदी का बिजनेस है, जबकि यह फिल्म कई भाषाओं में रिलीज हुई है। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यह फिल्म ओरिजिनली तेलुगु में बनी थी, हिंदी में डब करके रिलीज की गई है। यानी कि बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म वो फिल्म है जो हिंदी में बनी ही नहीं, जो तेलुगु में बनी थी लेकिन हिंदी में सिर्फ डब करके रिलीज की गई है। और आज की तारीख में बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन गया है अल्लू अर्जुन। वो अल्लू अर्जुन जो हिंदी बोलता ही नहीं है, हिंदी बोलनी उस बेचारे को आती ही नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की तारीख में बॉलीवुड के एक्टरों का क्या हाल होगा, उनके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर होगा। भाई साहब, आमिर खान तो कम से कम 1 हफ्ते तक सोएगा नहीं। आमिर खान इतना बड़ा जल कुकड़ा है कि उसको यह लगता है कि बस उसी की फिल्म चलनी चाहिए, बाकी सारी फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर हो जानी चाहिए। लेकिन अब क्योंकि अल्लू अर्जुन की फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई है, अल्लू अर्जुन इतना बड़ा सुपरस्टार हो गया है कि आमिर खान बेचारा दिन रात पी रहा होगा और अल्लू अर्जुन को गालियां दे रहा होगा। बॉलीवुड के एक बहुत होशियार प्रोड्यूसर है साजिद नडियाडवाला। उनकी दोस्ती आजकल संजय दत्त से जबरदस्त चल रही है, जबरदस्त। अच्छा, संजू का कैरियर जिस दिन से शुरू हुआ है आज तक उसका एक ही पैटर्न है कि जिससे उसकी दोस्ती होती है जबरदस्त होती है और बस फिर सारी फिल्में उसी के साथ करता है। तो आज की तारीख में संजू भाई साजिद की हर फिल्म में है, वो भले ही सिकंदर हो, हाउसफुल 5 हो, बागी 4 हो या कोई और हो। दोनों अपने भाई है तो मेरी यही दुआ है कि दोनों की दोस्ती बनी रहे। कुछ दिनों पहले बुढ़ऊ दुबई गया था एक शो के लिए और वहां बहुत सारे लोगों के साथ उसने फोटो खिंचवाए और जाहिर सी बात है उन लोगों ने उन फोटोज को सोशल मीडिया पर डाला। तो उन्हीं में से एक फोटो ये है, जरा देख लीजिए। बुढ़ऊ ने बहुत ही बड़ी शर्ट पहनी है ये सोचकर के पेट छुप जाए, लेकिन पेट छुप नहीं रहा। इस टी शर्ट में 2 बड़े बड़े पेट नजर आ रहे हैं। लेकिन भाई साहब, जब आप सिकंदर देखेंगे तो सिकंदर में आपको बुढ़ऊ भाई के एकदम जबरदस्त 6 पैक्स नजर आएंगे। अब आप पूछेंगे कि कैसे? वो ऐसे क्योंकि आज की तारीख में VFX से किसी के भी 6 पैक्स बनाए जा सकते हैं और बहुत जबरदस्त टेक्निक्स आ गई है 6 पैक्स दिखाने की। जरा देख लीजिए कि 6 पैक्स कैसे लगाए जाते हैं। यही वजह है कि रियलिटी में किसी हीरो का भले ही इतना बड़ा पेट हो लेकिन फिल्म में जबरदस्त 6 पैक्स नजर आते हैं। और जितने भी हमारे हीरो हैं वो इसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं आज की तारीख में। कसम रावण की रणबीर कपूर भाई ने एक बयान दिया है और सारी गलतफहमियां दूर कर दी हैं। कुछ दिनों पहले रणबीर ने कहा था कि उन्होंने जो रोल एनिमल में किया है शायद वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आया, उसकी वजह से उनको बहुत ही ज्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज किया। और रणबीर के उस बयान से ऐसा लग रहा था कि शायद रणबीर एनिमल 2 नहीं करेगा। लेकिन अब रणबीर कपूर ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है और रणबीर ने कहा है कि मैं इस वक्त रामायण में राम जी का रोल कर रहा हूं और मैं एनिमल 2 भी करूंगा। मैं राम जी का रोल भी करूंगा और मैं जैसा खूंखार रोल एनिमल में है वैसा भी करूंगा, क्योंकि मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पब्लिक किसको भगवान मानती है किसको नहीं मानती, पब्लिक किसके बारे में क्या सोचती है। मैं एक एक्टर हूं और जो मेरी मर्जी में आएगा मैं वो करूंगा, जो रोल मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा। मैं राम जी का रोल भी करूंगा और मैं साथ में मटन चिकन भी खाऊंगा, मैं शराब भी पीऊंगा, मैं माल भी फूकूंगा। और मैं एनिमल 2 में एक गैंगस्टर का रोल भी करूंगा जो माल भी लेता है, शराब भी पीता है, अय्याशी भी करता है। और रियल लाइफ में भी मेरा माल के बिना तो गुजारा होता नहीं। मेरा ही क्यों, मेरी वाइफ आलिया का भी बिना माल के गुजारा
होता नहीं है, हम दोनों को ही डेली माल चाहिए होता है। भाई सही जा रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, जो आप कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। जब से चाची भतीजे मलाइका और अर्जुन का ब्रेकअप हुआ है तब से लोगों को यह जानना है कि भाई मलाइका का नया बॉयफ्रेंड कौन है, क्योंकि मलाइका बिना बॉयफ्रेंड के तो रह नहीं सकती। तो अब ये दुनिया के सामने आ गया है कि मलाइका का बॉयफ्रेंड है एक फैशन डिजाइनर जिसका नाम है राहुल विजय, और आज की तारीख में मलाइका राहुल के साथ ही घूम रही है और राहुल के साथ बहुत खुश है। खैर 4-5-6 महीने तो खुश रहेंगी, उसके बाद जब ब्रेकअप हो जाएगा फिर अगली खबर बताएंगे आपको। नाना पाटेकर ने खुद ही कबूल किया है कि वो बहुत ही गुस्से वाला आदमी है, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, वो कहीं भी मारपीट कर लेता है। नाना ने खुद ही ये कहा है कि अगर मैं हीरो ना बनता तो डॉन बनता, गैंगस्टर बनता, पक्का है, गारंटी है। सही है भाई, आपने रियलिटी एक्सेप्ट की है, ये बहुत बड़ी बात है नाना जी। बॉलीवुड में एक हीरोइन है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, और वो है रेखा। इतनी सर्जरी करा चुकी है, इतनी सर्जरी करा चुकी है जिसकी कोई इंतहा नहीं। हर 6 महीने के बाद एक सर्जरी कराती है जवान दिखने के लिए। तो रेखा लफंगे घटिया इंसान कपिल शर्मा के शो पर आई और वहां फिर उसने वही किया जिसकी उससे उम्मीद की जा रही थी। फिर से उसने अमित जी का नाम यूज किया पब्लिसिटी के लिए। आप सभी जानते हैं कि पिछले कई सालों से रेखा यही करती आ रही है, अमित जी का नाम यूज करती आ रही है। कोई ना कोई ऐसी बात कहती है जिससे ऐसा लगता है कि ये औरत अमित जी को बहुत प्यार करती है, अमित जी का इसका बहुत जबरदस्त रिलेशन था, और बस यही ड्रामा कर करके रेखा पब्लिसिटी लेती रहती है। अमित जी इग्नोर करते रहते हैं, अमित जी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये औरत क्या कहती है। लेकिन कमाल देखिए कि ये औरत अमित जी का नाम तो बार बार लेती है पब्लिसिटी के लिए, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये औरत कभी भी कहीं भी ये नहीं कहती कि इसका जो हस्बैंड था मुकेश अग्रवाल वो इसको कितना प्यार करता था। ये कभी भी ये नहीं कहती कि इसने मुकेश अग्रवाल को कितना तंग कर दिया था कि उस बेचारे ने इसी के दुपट्टे से गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली थी। ये औरत कभी भी ये नहीं बताती कि मुकेश अग्रवाल के पहले भी इसका एक हस्बैंड था। भाई ये औरत अपने पिछले 2 हस्बैंड्स के बारे में क्यों बात करेगी? उनका नाम लेने से इसको कोई पब्लिसिटी मिलने वाली नहीं है। तो जब पब्लिसिटी मिलने वाली नहीं है तो उनका नाम क्यों ले? भाई इसको तो अमित जी का नाम लेना है, जिनका नाम लेकर इसको पब्लिसिटी मिलती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक औरत है। बॉलीवुड में एक बटला हीरो है जिसका नाम है वरुण धवन। इसके बेचारे के छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, लेकिन इस बेचारे को एक्शन हीरो बनना है। वजन है 50 किलो और हाइट है 2.5 फीट 3 इंच। इसके बावजूद भी इसको एक्शन हीरो बनना है। अरे भाई साहब, वरुण भाई कुछ तो मर्यादा रखिए गुरुजी। इसकी एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है बेबी जॉन। इस फिल्म का नाम बेबी जॉन बिल्कुल गलत है। एक्चुअली इस फिल्म का नाम होना चाहिए बेबी धवन। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ट्रेलर देखने से पता चलता है कि वरुण के इस फिल्म में 2 गेटअप हैं, एक है इंस्पेक्टर और एक है गुंडा। प्रॉब्लम यह है कि वरुण की ऐसी पर्सनालिटी है ही नहीं कि वो पुलिस वाला लगे या गुंडा लगे। दोनों ही रोल में बिल्कुल 100% मिसफिट है। कल्लुओं के कल्लू एटली लुखे को ऐसा लगता है कि वरुण धवन से बड़ा सुपरस्टार बॉलीवुड में कोई दूसरा है ही नहीं। पब्लिक अपने घरों में बैठकर रो रही है। पब्लिक का यह कहना है कि अगर वो वरुण धवन की फिल्म नहीं देखेंगे तो उनकी जिंदगी बेकार हो गई, बर्बाद हो गई, उनको जीना ही नहीं है। बताओ। और भाई साहब अब वरुण शर्ट निकाल देता है और कहता है कि गुंडो आ जाओ, अब मेरी बेटी को छू कर दिखाओ, और फिर से जबरदस्त एक्शन चालू हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि ये ट्रेलर देखकर पता चलता है कि इस फिल्म में एक्शन के अलावा कुछ भी नहीं है। इस फिल्म में पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक एक्शन ही एक्शन है, ठीक उसी तरह जैसे कि जवान में था। मैं आपको यह भी बता दूं कि यह फिल्म एक तमिल फिल्म थेरी की फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है। वो फिल्म कई साल पहले रिलीज हुई थी और उस फिल्म को तकरीबन पूरा हिंदुस्तान देख चुका है, ओटीटी पर, यूट्यूब पर, सैटेलाइट पर। इससे पता चलता है कि बॉलीवुड वाले मेंटली बैंकरप्ट हो गए हैं। इनके पास कोई नई कहानी नहीं है, इनके पास कोई नया सब्जेक्ट नहीं है फिल्म बनाने के लिए। यही वजह है कि ये साउथ की 10-10 साल पुरानी फिल्मों पर अपनी फिल्में बना रहे हैं और फिर कहते हैं कि इनकी फिल्में नहीं चलती। अबे लुक्खों, अगर तुम ऐसी फिल्में बनाओगे तो पब्लिक तुम्हारी फिल्म क्यों देखेगी?
फिर पब्लिक साउथ की ही फिल्में देखेगी ना। तो कुल मिलाकर मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बटले वरुण धवन की ये फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर होगी। इसको डिसास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। बॉलीवुड में एक छोटा मोटा हीरो है ब्रिजेश हीर जी। बहुत सालों पहले एक फिल्म आई थी आर माधवन और दिया मिर्जा की, जिसका नाम था रहना है तेरे दिल में। उस फिल्म को हमेशा बहुत बड़ी हिट फिल्म बताया जाता है। अब ब्रिजेश हीर जी ने बताया है कि उसने उस फिल्म में काम किया था। जब वो फिल्म रिलीज हुई तो बहुत बड़ी डिसास्टर हो गई थी। यही वजह है कि उस फिल्म के प्रोड्यूसर ने ब्रिजेश के वो पैसे नहीं दिए थे जो रिलीज होने के बाद दिए जाने थे। इससे आपको यह समझ आएगा कि बहुत सारी ऐसी फ्लॉप फिल्में हैं जिनको जबरदस्ती हिट बोला जाता है। मीडिया को पैसे दिए जाते हैं, मीडिया वाले पैसे लेकर कुछ भी लिख सकते हैं। मीडिया वाले किसी भी डिसास्टर फिल्म को पैसे लेकर सुपरहिट बता सकते हैं। करण जौहर ऑन कैमरा ये बात कह चुका है कि मेरी फिल्म कोई कितनी भी बड़ी फ्लॉप हो जाए, मैं उस फिल्म को मीडिया वालों से हिट डिक्लेयर करा सकता हूं, उनको पैसे देकर। तो कहने का मतलब यह है कि जो मीडिया में लिखा जाता है, जो मीडिया में बताया जाता है, वो हमेशा सच नहीं होता। तकरीबन 5% सच होता है, 95% झूठ होता है जो भी मीडिया में लिखा जाता है। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार नागार्जुना का बेटा है नागा चैतन्य, जिसकी पत्नी थी समांथा और जिससे उसका डिवोर्स हो गया है। अब नागा चैतन्य ने शादी की है शोभिता से, लेकिन शोभिता नागा चैतन्य से मिलने से पहले नागार्जुना को जानती थी, क्योंकि नागार्जुना के साथ वो एक फिल्म में काम कर चुकी थी। और जब नागार्जुना के साथ उस लड़की ने काम किया था तो उस वक्त नागार्जुना ने ऑन कैमरा बताया था कि वो लड़की कितनी अच्छी है, कितनी हॉट है, कितनी सेक्सी है और नागार्जुना को वो कितनी पसंद है। और जो लड़की नागार्जुना की दोस्त थी, जो लड़की नागार्जुना को बहुत पसंद थी, जिस लड़की को नागार्जुना सेक्सी और हॉट बता रहा था, उसी से बेटे ने शादी कर ली। तो आज की तारीख में जहां भी शोभिता और नागा चैतन्य जाते हैं वहां नागार्जुना भी इनके साथ ही रहता है। और बस यही सब देखकर पब्लिक सोशल मीडिया पर न जाने क्या क्या लिख रही है। अब लिखे भी क्यों ना, बात ही ऐसी है। पुष्पा 2 की हीरोइन है मूंछों वाली रश्मिका मंदाना, जो एक बहुत ही नॉर्मल लड़की है। ना तो ये बेचारी सुंदर है और ना ही इस बेचारी को बहुत बढ़िया एक्टिंग आती। लेकिन एक बात कमाल की है कि ये बहुत ही लकी हीरोइन है। जिस फिल्म में भी आती है वो फिल्म सुपरहिट हो जाती है। पुष्पा सुपरहिट, पुष्पा 2 ब्लॉकबस्टर, एनिमल ब्लॉकबस्टर। आप अंदाजा लगाइए। दूसरी तरफ पूजा हेगड़े है जो बहुत सुंदर लड़की है, लेकिन वो जिस फिल्म में भी आती है वो फिल्म डिसास्टर हो जाती है। देख लो आप। तो रश्मिका की एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म बनी है तेलुगु में गर्लफ्रेंड। इस फिल्म को डब करके 4-5 भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने ये फिल्म बनाई है उनको ऐसा लगता है कि रश्मिका इतनी बड़ी सुपरस्टार है, इतनी बड़ी सुपरस्टार है भाई साहब, कि अगर उसकी फिल्म को हिंदी में रिलीज किया जाएगा तो ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, 500-600 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। बताओ कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या सोचते हैं। अरे भाई साहब, पुष्पा हिट हुई अल्लू अर्जुन की वजह से, पुष्पा 2 हिट हुई अल्लू अर्जुन की वजह से, एनिमल हिट हुई रणबीर की वजह से, रश्मिका की वजह से नहीं हुई। बात को समझो। तो हम क्या कहते हैं, इससे निर्माताओं को घंटा फर्क नहीं पड़ता। निर्माता इस फिल्म को डब करके हिंदी में रिलीज करने जा रहे हैं और इस फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है, जिसको रिलीज किया है रश्मिका के बॉयफ्रेंड विजय एनाकोंडा ने। वही विजय एनाकोंडा जिसने एक फिल्म की थी हिंदी में और कुत्ता भी देखने नहीं गया था। यानी कि हिंदी फिल्मों के दर्शक उस बंदे की शक्ल ही देखना नहीं चाहते, लेकिन उसी ने इस टीजर को रिलीज किया है। और भाई साहब, टीजर मैंने भी देखा है और भाई कसम से ये टीजर देखकर मेरा दिमाग घूम गया भाई साहब। मेरे कानों से धुआं निकलने लगा, मेरी आंखों से खून टपकने लगा। मेरी समझ में नहीं आया टीजर देखकर कि इस टीजर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से निर्माताओं को ऐसा लगता है कि अगर इस फिल्म को हिंदी में रिलीज किया जाएगा तो ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। मैं 200% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म को हिंदी सर्किट में कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा, इंसानों की तो बात ही छोड़ दीजिए। निर्माता वासु भगनानी जी की एक फिल्म आई थी बड़े मियां छोटे मियां, जिसने बढ़िया बिजनेस नहीं किया और उस फिल्म का डायरेक्टर था अली अब्बास जाफर। फिल्म फ्लॉप हो गई, ये एक बात है, लेकिन निर्माता और निर्देशक दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। अब वासु जी ने अली के खिलाफ एक क्रिमिनल केस फाइल कर दिया है। कहने
का मतलब यह है कि ये लड़ाई जल्दी ही खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई 1-2 करोड़ रुपए के लिए नहीं हो रही है, बल्कि करोड़ों रुपए के लिए हो रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि लड़ाई थोड़ी लंबी चलेगी। हैदराबाद में पुष्पा 2 का प्रीमियर हुआ था और वहां प्रीमियर पर बहुत ज्यादा भीड़ आ गई थी और भीड़ में भगदड़ मच गई थी और उसी भगदड़ में एक औरत रेवती की मौत हो गई थी। रेवती की मौत की वजह से एफआईआर हो गई है और ये एफआईआर है अल्लू अर्जुन पर, डायरेक्टर सुकुमार पर और इस फिल्म के निर्माताओं पर। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि इस फिल्म के बनाने वालों की भी गलती नहीं है, अल्लू अर्जुन की भी गलती नहीं है, डायरेक्टर की भी गलती नहीं है। भाई वो लोग थिएटर के अंदर थे, बाहर भीड़ क्या कर रही है, किस में झगड़ा हो रहा है, कौन भाग रहा है, कौन मर रहा है, ये वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये काम है पुलिस का। पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करना चाहिए था। लेकिन बताया जा रहा है कि इस प्रीमियर के लिए परमिशन नहीं ली गई थी, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया था इस प्रीमियर के बारे में, और यही वजह है कि अब सरकार ने एक बहुत ही खतरनाक डिसीजन लिया है। और वो डिसीजन ये है कि आगे कोई भी निर्माता अपनी फिल्म का प्रीमियर नहीं कर सकता, कोई भी निर्माता अपनी फिल्म का स्पेशल शो नहीं कर सकता। अगर किसी हीरो को किसी थिएटर में जाना है पब्लिक का रिएक्शन देखने के लिए, उसको भी पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो इस थिएटर में जा रहा है, और सरकार किसी भी हीरो को सिक्योरिटी नहीं देगी। उस हीरो को अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम खुद करना होगा, यानी कि इस एक घटना का भुगतान पूरी फिल्म इंडस्ट्री को करना होगा। लेकिन मेरे ख्याल में अल्लू अर्जुन से भी एक छोटी सी गलती हुई है। अल्लू अर्जुन ने कहा है कि वो रेवती की फैमिली को 25 लाख रुपए देगा। 25 लाख रुपए आज के वक्त में क्या होता है यार? आपकी फिल्म ने एक दिन में 200 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। आपकी फिल्म लाइफ टाइम बिजनेस करेगी कम से कम 2000 करोड़ रुपए का, और आप उस औरत के घर वालों को 25 लाख रुपए दे रहे हो जो आपकी फिल्म देखने के लिए आई थी और मर गई। अरे यार थोड़ा दिल बड़ा कीजिए, कम से कम 1 करोड़ रुपए तो दीजिए। Donate an amount of rupees 25 lakhs. This is just as a goodwill gesture. And जब कभी फिल्म करण अर्जुन बनी थी उस वक्त एक हीरोइन हुआ करती थी ममता कुलकर्णी। ये तकरीबन 20-25 साल से इंडिया से बाहर थी और अब 20-25 साल के बाद ये औरत इंडिया वापसी आ गई है, और यही वजह है कि आज की तारीख में ये सभी को इंटरव्यू दे रही है। और मैं आपको बता दूं कि इस औरत ने शादी की थी विक्की गोस्वामी से, जो एक बहुत बहुत बड़ा ड्रग्स डीलर है। लेकिन कमाल ये है कि अपने सभी इंटरव्यूज में ममता अपने पति को अपना भाई बता रही है। ये कह रही है कि विक्की गोस्वामी मेरा पति नहीं था, मेरा भाई था। ये बहुत ही घटिया हरकत है। भाई ने, विकी ने दिया। वो जेल के अंदर था, अब उसको भाई कहते हैं। भाई। अरे भाई, आपका हस्बैंड क्या करता है वो ठीक है, पुलिस को अगर कुछ एक्शन लेना होगा तो वो ले ही लेगी, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकती हो कि आप अपने पति को अपना भाई कैसे बता सकती हो? ये बहुत ही घटिया हरकत है। मुझे ऐसा लगता है कि ममता कुलकर्णी को ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं इसका इंटरव्यू देखकर ये कह सकता हूं कि यह औरत बेचारी मेंटली डिस्टर्ब है, अपने होशो हवास में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी मर्यादा तो रखनी चाहिए कि अपने हस्बैंड को अपना भाई नहीं बताना चाहिए। सिद्धार्थ मल्होत्रा की नई फिल्म परम सुंदरी की शूटिंग चालू हो गई है और इस फिल्म में उसके साथ हीरोइन है जानवी कपूर। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि जिस फिल्म का हीरो है सिद्धार्थ, हीरोइन है जानवी कपूर। उस फिल्म का क्या होना है ये तो आपको रिलीज से पहले ही पता चल गया होगा। बूढ़े शेर सन्नी देओल की भी एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है जाट। ये एक एक्शन फिल्म है। मैं आपको ये बता दूं कि सन्नी देओल की हालत आज की तारीख में ये है कि बेचारा झुककर चलता है। सन्नी इतना बूढ़ा हो चुका है कि सही से उठ नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, भागना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इस फिल्म में सन्नी ने एक्शन किया है। कहने का मतलब यह है कि 95% एक्शन जो है वो डुप्लीकेट्स ने किया है और जितने भी क्लोजअप्स हैं वो सन्नी देओल ने दिए हैं, ताकि पब्लिक को ये लगे कि ये जो एक्शन हो रहा है ये सन्नी देओल ने ही किया है। अब आप ये जरूर कहेंगे कि भाई जो काम सन्नी खुद नहीं कर सकता उसको क्यों करना चाह रहा है? उसकी वजह यह है कि इस फिल्म के जो निर्माता हैं उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि गदर 2 बहुत बड़ी हिट हुई थी तो सन्नी देओल की कोई भी एक्शन फिल्म 400-500 करोड़ रुपए का बिजनेस तो करेगी ही करेगी, और सन्नी देओल का भी ऐसा ही मानना है। टीजर चालू होता है, सन्नी देओल को बैक पोज में दिखाया गया है और एकदम अजीब सा म्यूजिक बज रहा है जिससे लगता है कि भाई ये एक्शन फिल्म है। सन्नी देओल जंजीरें ऐसे घुमा रहा है, बंदूकें रखी हुई है, पीछे रणदीप हुड्डा की आवाज में कुछ डायलॉग्स चल रहे हैं। अब सन्नी को जंजीरों में जकड़ा हुआ है और सन्नी चला जा रहा है और इसके बाद एक्शन होता है, लेकिन अभी भी सन्नी का चेहरा नहीं दिखाया गया है क्योंकि ये तो किसी को पता ही नहीं ना कि भाई इस फिल्म में सन्नी हीरो है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती।
कि जब दुनिया को आपने पहले ही बता दिया है कि इस फिल्म का हीरो सन्नी है, तो फिर इतने सारे सीन जाने के बावजूद भी सन्नी का चेहरा ना दिखाने से क्या फायदा होने वाला है। और अब एक पंजाबी गाना बजना शुरू होता है, सन्नी देओल सामने आता है, चेहरा दिखाया जाता है और सन्नी जबरदस्त एक्शन कर रहा है। भाई साहब हाथ ऐसे करता है, आगे वाला गुंडा हवा में उड़ने लगता है। यह अलग बात है कि अगर वो गुंडा रियलिटी में सन्नी को एक थप्पड़ मार दे तो सन्नी को एक हफ्ते तक होश नहीं आएगा। आज सन्नी इतना बूढ़ा हो चुका है। अब सन्नी देओल ने एक बहुत बड़ा पंखा उठाया हुआ है, रियलिटी में वो पंखा उठा नहीं सकता क्योंकि आज सन्नी देओल उस हालत में नहीं है और सन्नी उस पंखे को घुमा रहा है और सैकड़ों गुंडों से लड़ रहा है। और अब सन्नी कहता है कि मैं जाट हूं, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक एक को मार डालूंगा। बताइए मतलब क्या मजाक चल रहा है। एक अच्छी बात है कि इस एक्शन में ज्यादा उछल कूद नहीं रखी गई है क्योंकि पब्लिक को पता चल जाएगा कि भाई सन्नी तो उछल कूद कर नहीं सकता। तो बस सन्नी सीधा जा रहा है, गुंडा यहां से आता है, उसको ऐसे मारता है, वो हवा में उड़ जाता है, दूसरा इधर से आता है, उसको ऐसे मारता है, वो हवा में उड़ जाता है, आगे से कोई आ रहा है, उसको ऐसे थप्पड़ मारता है, वो हवा में उड़ जाता है। और आप यकीन करें इतना चलने और हिलने डुलने के बाद रात में सन्नी देओल को मसाज करानी पड़ती होगी क्योंकि पूरा बदन दर्द करता होगा बेचारे का, इतना बूढ़ा है वो। और अब रणदीप हुड्डा की एंट्री होती है जो गुस्से में है और जाट लिखा आता है, यानी कि इस फिल्म का नाम जाट है और इसमें दो जाट एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। अरे भाई साहब, सन्नी साहब, आप यकीन कीजिए आपकी इस फिल्म को जाट भी देखने नहीं जाएंगे, बाकी पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। अरे सन्नी भाई, आपकी उम्र है दादा और परदादा का रोल करने की, आप इस उम्र में मेन लीड हीरो की भूमिका निभा रहे हो, वो भी एक्शन हीरो की। कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए। और सन्नी देओल का आखिरी डायलॉग है जब गुस्से में कहता है कि सॉरी बोल। और इस फिल्म को जो लोग देखने जाएंगे वो थिएटर से निकलने के बाद सन्नी देओल से यही कहेंगे कि भाई साहब सॉरी बोल, आपने जो हमारा टाइम खराब किया है, जो पैसे बर्बाद किए हैं, उसके लिए सॉरी बोल, नहीं तो भर भर कर गालियां देंगे। बॉलीवुड में एक फॉरेनर एक्ट्रेस है जिसका नाम है एली, बिग बॉस में भी आई थी। अब एली को भी पब्लिसिटी चाहिए, एली भी किस्से बता रही है। एली ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि किस तरह से एक आदमी ने उसके साथ गंदी गंदी बातें की थी, किस तरह से वो बातें एली को बहुत बुरी लगी थी। एली को बुरी लगी थी मतलब क्या ही दिन देखने पड़ेंगे, समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब मैं आपको ये बता दूं कि ये एली वो लड़की है जो पूरे बॉलीवुड को रसगुल्ले खिला चुकी है, रसगुल्ले मतलब भर भर के रसगुल्ले खिला चुकी है। लेकिन इसको भी बहुत बुरा लगा था जब एक निर्माता ने इसके साथ कुछ गंदी बातें की थी। आप भी जरा सुन लीजिए, ये आपको बता रही है। Are you a virgin? So I said, no, I'm not a virgin. So he was like, Firi, it should not be a problem for you to then sleep and all. And I was like, what do you mean? And he was like, yeah, I mean, ek baar kar liya, to then it should not be a big deal, na? Especially you're a foreigner, you girls sleep around like very this and that. And I felt so insulted. अरे एली मैडम, कुछ तो मर्यादा रखिए, पब्लिसिटी चाहिए तो कुछ और कीजिए। ऐसी बातें बताओगे कौन यकीन करेगा आपके ऊपर कि ऐसा भी कुछ हुआ होगा, आपको बुरा लगा होगा। आपको बुरा क्यों लगेगा? आप तो ऐसी बातें सुनकर खुश हो जाओगी कि कोई तो आपके साथ ऐसी बातें कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में जितने भी सिंगर है वो सब एंग्री यंग मैन बन चुके हैं, सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सोनू निगम साहब राजस्थान में एक शो में गए थे, उस शो के चीफ गेस्ट थे राजस्थान के सीएम भजनलाल साहब। लेकिन प्रॉब्लम यह हुई कि जैसे ही सोनू ने परफॉर्म करना शुरू किया वैसे ही भजनलाल शर्मा अपनी टीम के साथ उठकर चले गए। और जब सोनू ने अपना शो खत्म किया तो लोगों ने उनको बताया कि भाई जैसे ही आपने परफॉर्म करना शुरू किया था वैसे ही सीएम साहब और उनके जितने भी लोग थे उनके साथ वो सब चले गए थे। ये जानकर सोनू निगम को बहुत गुस्सा आया। सोनू निगम ने एक वीडियो रिलीज किया और कहा कि ये बहुत ही घटिया हरकत है, या तो आपको ऐसे शो में आना नहीं चाहिए, और अगर आप ऐसे शो में आए हैं तो जब कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है उसके बीच में आपको उठकर नहीं जाना चाहिए। मैंने देखा कि सीएम साहब और बाकी भी जो लोग थे वो सब उठ के चले गए और उनके जाते ही जितने भी डेलीगेट्स थे वो भी चले गए। निवेदन है सारे पॉलिटिशियन से कि अगर आप ही अपने आर्टिस्ट की कदर नहीं करेंगे तो बाहर के लोग क्या करेंगे। आप सभी जानते हैं कि वायरएफ एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है बॉलीवुड में, लेकिन आज की तारीख में हालात ये है कि हर प्रोडक्शन कंपनी अपने शेयर बेचना चाहती है। हर प्रोडक्शन कंपनी प्रॉब्लम में है क्योंकि जितने भी कॉर्पोरेट हैं वो पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। सिद्धार्थ रॉय कपूर भी अपनी कंपनी बेचना चाहता है
है, यानी कि कोई बकरा फंसाना चाहता है। एक्सेल वाले भी अपनी कंपनी बेचना चाहते हैं, यानी कि कोई बकरा फंसाना चाहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी बॉलीवुड में कंपनीज है वो सब बिकने के लिए तैयार है, बस कोई बकरा मिलना चाहिए। तो एक कोई कंपनी है पोशंपा पिक्चर्स, और बताया जा रहा है कि इस कंपनी ने कुछ फिल्में बनाई हैं। उन फिल्मों का नाम है काला पानी, जादूगर, होम शांति, मामला लीगल है। आप यकीन जानिए, ना ही तो मैंने इन फिल्मों का कभी नाम सुना, ना ही मैंने इनमें से कोई भी फिल्म देखी, ना ही मुझे यह पता कि ये फिल्में कब रिलीज हुई, ना ही मैंने इस कंपनी का नाम आज से पहले कभी सुना था। लेकिन अब वायरएफ और इस कंपनी ने हाथ मिलाया है और अब ये दोनों मिलकर फिल्में बनाएंगे। तो मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि आदित्य चोपड़ा एक ऐसी अननोन कंपनी के साथ फिल्में क्यों बनाएगा जिसको कोई नहीं जानता। आदित्य चोपड़ा जो बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, आदित्य चोपड़ा की कंपनी वायरएफ बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है। तो अगर आदित्य जैसा एक नई कंपनी के साथ हाथ मिलाता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल साफ है कि आदित्य ने इस नई कंपनी को बकरा बना लिया है। डील कुछ ऐसी हुई होगी कि नाम तो वायरएफ का रहेगा लेकिन पैसा सब ये लगाएंगे, यानी कि ये जल्दी ही सड़क पे आ जाएंगे। बस कुछ ही दिनों की बात है, आप देखते जाओ। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने इंदौर में एक शो किया और वहां बहुत ही गुस्से में नजर आया। इंदौर में स्टेज पर खड़े होकर दिलजीत ने राहत इंदौरी साहब का एक शेर पढ़ा। आप भी जरा सुन लीजिए कि दिलजीत क्या कह रहा है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। दिलजीत ने कहा कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, ये हिंदुस्तान सबका है। अब आप सोच रहे होंगे कि दिलजीत इतने गुस्से में क्यों था, दिलजीत को ये सब क्यों कहना पड़ा। एक्चुअली जो आरएसएस वाले हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जो शो इंदौर में होगा दिलजीत का, उसमें शराब नहीं बेची जाएगी, उसमें मटन चिकन नहीं बेचा जाएगा। और बस इसी बात को लेकर दिलजीत बहुत ज्यादा नाराज था। दिलजीत का यह कहना था कि भाई सभी रिस्ट्रिक्शन मेरे शो पर ही क्यों लगाए जाते हैं। अगर आरएसएस को ऐसा लगता है कि देश में शराब नहीं बिकनी चाहिए, चिकन मटन नहीं बिकना चाहिए, तो सब जगह बंद हो जाना चाहिए। जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनमें सब में पाबंदी लगा देनी चाहिए। गोवा में बीजेपी की सरकार है लेकिन वहां लीगली गाय का गोश्त मिलता है, तो वहां आरएसएस उसको बंद क्यों नहीं कराता। और मेरे ख्याल में दिलजीत बिल्कुल सही था। आरएसएस को किसी एक सिंगर के शो पर इस तरह से पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। आरएसएस को किसी एक आदमी को चुनकर हैरेस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।